स्टूडेंट्स, आइए आज हम सब क्लास 10th और क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। इसके पहले मैंने अपने चैनल कैप वर्ल्ड 7-1 पर क्लास 12 से संबंधित हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और इंग्लिश लिटरेचर का अलग अलग पार्ट बना करके, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग पार्ट्स बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया है। अब जो है आपके लिए मैं इंग्लिश ग्रामर भी लेकर के आ रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी होगा और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि जो ग्रामर होता है क्लास 10th और क्लास 12th में दोनों एक ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप यहाँ भी मतलब क्लास 10th के लिए भी आपके लिए उपयोगी होगा और क्लास 12th के लिए भी आपके लिए उपयोगी होगा। और जब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो एकदम जीरो से करके पढ़ते हैं, ABCD से कर करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ग्रामर है, व्याकरण है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, व्याकरण वह माध्यम है जिससे हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, है ना, ये सब सीख जाते हैं। वो आपका ग्रामर है ना। हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है वो अल्फाबेट से चालू होता है। किस चीज से चालू होता है? अल्फाबेट से। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है जिसमें 52 अक्षर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। और आप जानते हैं कि अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। अक्षर को यहाँ पर लेटर कहा जाता है, ठीक है। अक्षर को लेटर, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है लेटर, LETTER। लेटर मतलब पत्र भी होता है और लेटर मतलब अक्षर भी होता है, ठीक है। सेम स्पेलिंग रहेगा, अक्षर भी होगा और पत्र भी होगा। तो अल्फाबेट जो है वो 26 लेटर का आता है, ठीक है। कितने लेटर का होगा? 26 लेटर का। ए से चालू होता है और जेड तक जाता है। ए से कहां तक जाएगा? जेड तक जाएगा, ठीक। वो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस प्रकार से 26 लेटर आएंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। अब ये जो है 3 हिस्सों में बट जाता है। जनरली बच्चों को 2 ही पढ़ाए जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कितना हिस्सों में बढ़ जाता है? 2 हिस्सों में। उसमें से पहला है वोवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। किंतु अब आप ये भी याद रखेंगे कि सिर्फ 2 ही नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें से पहला वोवेल ही होगा, दूसरा कॉन्सोनेंट होगा, तीसरा सेमी वोवेल होगा, ठीक है। वोवेल हिंदी में बोलते हैं स्वर, ठीक है। वोवेल हिंदी में बोलते हैं स्वर। स्वर का अर्थ है कि जो स्वर के सहायता से बोला जाए, ठीक है, स्वर के सहायता से बोला जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। तो अंग्रेजी में स्वर सिर्फ 5 होते हैं, AEIOU, ठीक है, AEIOU। इन्हीं 5 लेटर्स को यानी 5 अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं? वोवेल, स्वर कहते हैं। अगला है कॉन्सोनेंट। क्या चीज है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो आप ये जो 26 लेटर देख रहे हैं और 5 लेटर आपका यहाँ हो गया, तो दोनों का डिफरेंस वैल्यू निकालिए, यानी कि 26 में से 5 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 21। कितना बच जाएगा? 21 एंड 21, यानी कि जो 21 है वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। कॉन्सोनेंट को हिंदी बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यंजन। अब व्यंजन देखिए, इन 5 को छोड़ के BCDFGHJK ना, LMN, उसी तरह से जो है बाकी जो 5 को छोड़ करके 21 लेटर बच जाते हैं, उसी 21 लेटर को ही हम लोग व्यंजन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल को हिंदी में अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर, ठीक है, अर्धस्वर, 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 ठीक है। अब देखो अर्धस्वर जो है W और Y, इनकी संख्या होती है 2। लेकिन ये बात याद रखेंगे कि ये इन्हीं 21 में से 2 होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं आते हैं, वरना गिनने लगेगा तो गिनती गड़बड़ हो जाएगी। 21 पर 26 और 26 और 2 28 लेटर नहीं होते इंग्लिश में। इंग्लिश में तो मात्र 26 लेटर होते हैं, यानी कि जो कॉन्सोनेंट का जो हिस्सा है 21 लेटर, 21 लेटर्स, उसी 21 लेटर्स में से 2 लेटर्स को निकाल लिया जाता है, W और Y।
तो W और Y जो है सेमी वॉवेल के नाम से जाना जाता है। और द स्वर, ठीक है, कहीं कहीं व्यंजन तो कहीं कहीं स्वर के रूप में काम आता है, ठीक है, कहीं कहीं व्यंजन तो कहीं कहीं स्वर। अब एक मान्यता है कि अगर ये W और Y किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, एक शब्द के शुरू में अगर प्रयोग किया गया है तब तो ये कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। अगर किसी वर्ड के शुरू में, स्टार्टिंग में, ठीक, जैसे आप यहां देखिए WIFE, WIFE, शुरू में क्या लगा हुआ है, W, क्या लगा हुआ है, W। ये जो आपका W है, ये आपका W इस समय कॉन्सोनेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। यहां हमने लिखा क्या चीज, यस, YES, ठीक है, तो यहाँ का W और यहाँ का Y, चूंकि स्टार्टिंग में लगा हुआ, बिगिनिंग में लिखा हुआ, शुरू में लिखा हुआ है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, तो ये आपको कहलाएगा कॉन्सोनेंट। अगर यही टेक्स्ट सेंटेंस के लास्ट में चला जाए, सेंटेंस के लास्ट में चला, सॉरी वर्ड के लास्ट में, सॉरी वर्ड के लास्ट में चला जाए, तब ये जो है क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा वोवेल। जैसे अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, W, एक वर्ड है व्यू, क्या है, व्यू, तो व्यू का आखिरी लेटर क्या है, W, क्या है, W, ठीक है, तो कई बार किससे ना W करने से ना WO का बोध होता है, ठीक है, तो इस वजह से जो है क्या किया जाता है कि इसको वोवेल में गिना जाता है। अब यही W, ठीक है, वर्ड वाइज, ठीक है, वर्ड के अनुसार, यानी वर्ड में प्रयोग के अनुसार यहाँ पर क्या कहलाएगा, वोवेल, क्या कहलाएगा, वोवेल, क्या कहलाएगा, वोवेल, ठीक है। उसी प्रकार से Y, जैसे आपने एक वर्ड लिखा हुआ है रे, ठीक है, रे मतलब किरण, ठीक, या लास्ट में क्या लिखा हुआ, Y, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, Y। अब ये आपका जो Y है वो वोवेल कहलाएगा, ठीक है, Y क्या कहलाएगा, वोवेल, ठीक है, YW वोवेल, WY कॉन्सोनेंट। तो जब ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे, बिगिनिंग में लिखे जाएंगे, शुरुआत में, प्रारंभ में लिखे जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। जब यही लेटर जो है अंत में लिखे जाएंगे, तब इन्हीं लेटर को आपको बोल देना है वोवेल, क्या बोल देना है, वोवेल। तो याद रखेंगे W और Y सेमी वोवेल के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे जो है आपको पढ़ना है यूज ऑफ एक्सक्लूसिव वर्ब। देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने चलते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए कुछ बेसिक मटेरियल्स हमारे पास होने चाहिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। अगर उन बेसिक चीजों को हम अपने दिमाग में रख लें, भर लें, तो हम आसानी से ट्रांसलेशन जैसी चीजों को, उसके बाद जब आप ट्रांसलेशन पढ़ने लगते हैं उसमें आपको टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, ऐसे बहुत सारी चीजों को इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ना है। तो आप शुरुआत इन्हीं सब चीजों से करते थे। जब इन सब चीजों को शुरू करेंगे ना, तो उसके लिए आपके पास कुछ एक रॉ मटेरियल की तरफ से, यानी कि कच्चा सामग्री, जैसे हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए इन केस की अगर आपको सब्जी बनाना है तो आप क्या, आलू, बैगन, ठीक है, आलू, गोभी, तरह तरह की चीजों को आप क्या करते हैं, इनमें मिक्स करते हैं, तब जा करके आप उससे जो है एक सब्जी बना लेते हैं। आप ये घर बनाना है ना, आपको मकान बनाना हो, तो घर और मकान बनाने के लिए आजकल जानते हैं ज्यादातर लोग जो है प्लास्टर का घर बनवाते हैं, वो पक्का का घर बनाते हैं। तो ये पक्का का घर बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, गड्डी चाहिए, छड़ चाहिए, ये सारा चीज मिलता है, तब जाके एक पक्का घर बनता है। तो उसी प्रकार से जब आप ट्रांसलेशन बनाने जाते हैं, वॉइस, नरेशन, ये कुछ चीजें जो आप पढ़ने जाते हैं ना, टेंस पढ़ने जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास कुछ चीजें एज अ मटेरियल होने चाहिए, ठीक है, एक रॉ मटेरियल के मतलब रूप में, यानी कच्चे सामग्री के रूप में होना चाहिए। उसका पहला जो पड़ाव है, पहला जो हिस्सा है, यानी कुछ रॉ मटेरियल में आपके पास जरूरी है, यानी बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज है, उसमें से पहला है आपका एक्सक्लूसिव वर्ब को समझना, ठीक है। देखिए एक्सक्लूसिव वर्ब से भी पहले होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। अब लोग पूछे क्रिया क्या होता है, तो क्रिया भाई एक शब्द होता है जो कार्य को प्रदर्शित करता है। हालांकि इतना ही परिभाषा नहीं होता है, इट इज एक्शन वर्ड इन शॉर्ट अगर हम बोले तो, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिभाषा यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसके नीचे, वो आपको समझाएंगे हम। फिलहाल इतना देखिए क्रिया से, तो इसको क्या करना है, आपको फिलहाल आपको यहाँ पे फोकस करना है, और यहाँ फोकस करके आपको एक चीज पे फोकस करना है कि यूज ऑफ एक्सक्लूसिव वर्ब, यूज ऑफ एक्सक्लूसिव वर्ब। देखिए दो प्रकार के वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि एक्सक्लूसिव वर्ब को देखना है, सहायक क्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है, सहायक क्रिया बोला जाता है। ये दो प्रकार का होता है। अगर आपको ना ट्रांसलेशन पे कमांड रखना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपका जो एक्सक्लूसिव वर्ब है, सहायक क्रिया, वो दो हिस्सों बढ़ जाता है, एक प्राइमरी, दूसरा मॉडल, ठीक है। एक को बोलते हैं प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब अनंत, तो दूसरा को बोलते हैं
मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, ठीक है। अब ये जो है आप जो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब देख रहे हैं और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, ये क्लासिफाइड कैसे हो गए, दो हिस्सों में कैसे बढ़ गए? कुछ तो रीजन होगा, कुछ बेसिक डिफरेंसेस होंगे जिसके आधार पर इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो टू पार्ट्स में बांटने के पीछे का रीजन क्या है जरा समझिए। इन वर्ब को जो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब को आप देख रहे हैं, तो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब की एक खूबी होती है कि ये पर्सन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। यानी कि पर्सन के अकॉर्डिंग करने का मतलब कि जैसे पर्सन और पर्सन का अपना एक नंबर होता है, ठीक है। पर्सन पुरुष नंबर वचन, ये जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डीप में थोड़ा बताएंगे। फिलहाल इतने याद रखिए, पर्सन जो है पर्सन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, आप जानते हैं इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का उदाहरण हो गया जैसे आई एंड वी, सेकंड पर्सन का उदाहरण हो गया यू, थर्ड पर्सन का उदाहरण हो गया ही, सी, इट और नाम, नेम्स जो होते हैं दे ना, वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो वो जो पर्सन होते हैं ना, पर्सन के अपने नंबर्स होते हैं। नंबर मतलब वो आपको जो है, आप अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 प्रकार के जो है नंबर मिलेंगे आपको, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। यही अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में आपको 3 प्रकार के जो है नंबर्स मिलते हैं। वहां पे वचन 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक वचन, द्विवचन और उसके बाद आता है बहुवचन, ठीक है। तो ये जो वचन है और ये जो आपका वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं और पर्सन को पुरुष, है ना, इस तरह से पुरुष को इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। तो ये जो आप पर्सन और नंबर देख रहे हैं ना, उसके अनुसार ये क्या होते हैं कि उनके अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। जैसा पर्सन और नंबर उसके हिसाब से वर्ब लगते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ देख लो, इज, एम, आर, ये तीनों एक साथ आता है, ठीक है। इज, एम, आर तीनों एक साथ प्रयोग होता है प्रेजेंट टाइम में जब ये प्रयोग होता है तो। अब किसी के साथ इज लग जाता है, किसी के साथ एम लग जाता है और किसी के साथ आर लग जाता है। प्रेजेंट में ही प्रेजेंट कंडीशन में ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन किसी के साथ इज, किसी के साथ एम, किसी के साथ आर लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए ही है तो ही के साथ लग जाता है इज, ठीक है। उसी तरह से आई है तो आई के साथ लग जाता है एम, ठीक है। मोहन है, मोहन के साथ लग जाता है इज। मोहन एंड सोहन है तो उसके साथ लग जाता है आर। वी है तो उसके साथ लग जाता है आर। तो ये आप जो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब देख रहे हैं, तो इनकी खूबी क्या है, खासियत क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड देयर नंबर, है ना, इनको यूज किया जाता है। मतलब पर्सन और उनके वचन के अनुसार इन वर्बों को प्रयोग किया जाता है। और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब जो होते हैं, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो, है ना, ध्यान देंगे, जो पर्सन से और पर्सन के नंबर से नहीं प्रयोग किए जाते हैं, या मतलब पर्सन या उनके नंबर से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। जैसे कैन है तो ही के साथ भी कैन लिखाएगा, आई के साथ भी लिखाएगा, राम के साथ भी लिखाएगा, राम एंड श्याम के साथ भी लिखाएगा। तो यानी कि जो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं वो आपका प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब या फिर उसके अनुसार यूज होता है प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब। और जिसका पर्सन और पर्सन के नंबर से कोई लेना देना नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। अब ये जो एक्सक्लूसिव वर्ब है मुख्य रूप से 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24, 24, है ना। मुख्य रूप से आपका जो एक्सक्लूसिव वर्ब है कितना होता है? 24 होता है। लेकिन जब इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं तो यह 13 और 13 करके हो जाता है। 13 इधर और 13 इधर। 24 आप कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड अगर जो है कंबाइंड करके देखते हैं, संयुक्त रूप से देखते हैं, एक साथ देखते हैं तो इनकी संख्या होती है 24, 24। लेकिन जब आप इनको सेपरेट करके यानी पृथक करके अलग अलग करके देखते हैं तो इनकी संख्या 13 यानी कि 13 और 13 हो जाता है। तो अब ऐसे जो आप इक्वल करेंगे तो 13 एंड 13 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। लेकिन 26 ना होकर के 24 ही होता है। उसके पीछे कुछ रीजन है, नीचे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इज, एम, आर ना प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब है। आप देखिए इज, एम, आर। अगला है वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ठीक है। हैज, हैव और हैड, ठीक है। और शैल एंड विल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13। कितना हो गया? 13 हो गया। हमने क्या क्या पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। वेयर को वर्ब भी पढ़ा जाता है, वेयर या फिर वर्ब, आप याद रखेंगे वेयर को वर्ब भी पढ़ा जाता है। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल और विल, ये 13 हैं जिनको हम लोग प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, अब इन्हें क्या पढ़ेंगे आप इसे देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, शैल एंड विल, ठीक है। अब आप देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 उधर भी थे और 13 इधर भी हैं, यानी दोनों तरफ 13 और 13 हो गए, हुए ना जी। लेकिन आप क्या खास देख रहे हैं, तो खास ये है कि यहाँ भी सेल व्हील है और यहाँ पर भी सेल व्हील है, ठीक है। वहां भी सेल व्हील है और यहाँ पर भी सेल व्हील है, यानी सेल व्हील दोनों तरफ कॉमन है। तो सेल व्हील दोनों तरफ कॉमन है, इसी कारण जो है इनकी संख्या है ना क्या होता है कि 13 13 26 ना होकर के कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। एक बार इसे ध्यान से और पढ़ लेंगे आप लोग। देखिए इसे आप कैन पढ़ेंगे, इसे कुड, एल साइलेंट रहता है। कुड के अंदर जो ये एल लिखा हुआ है, एल साइलेंट रहेगा, इसको आपको बोलना नहीं है, COUD। आप इतना ही समझेंगे कि आपको इतना ही बोलना है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यहां भी एल है और ये भी साइलेंट रहेगा, यानी इसको भी आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। आगे देखो उड, उड में भी एल आएगा, ठीक है, उड में भी एल आएगा, आपको इसे भी नहीं पढ़ना है, उड पढ़ेंगे केवल, उड, उड नॉट उल्ड, ठीक है। शुड नहीं पढ़, शुड पढ़ेंगे, शुल्ड नहीं पढ़ देंगे, और कुड पढ़ेंगे ना कि कुल्ड पढ़ देंगे। तो फिर से देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, हाउ टू, शैल, विल। तो ये आपके जो है मॉडल एक्सुअली वर्ब हैं, इनकी भी गिनती कर सकते हैं, करके देख लेंगे आप लोग। फिर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, है ना। आइए अब हम लोग जो है यहाँ आते हैं। क्या लिखा हुआ, पहला वर्ड है लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर, एक प्रकार से संकेत होता है किसी चीज की हो ना, किसी व्यक्ति वस्तु ना को संकेत संकेतित करता है, तो लेटर बोलते हैं। अगला चीज हो गया वर्ड, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर पाए डालेंगे, पहले से पढ़े होंगे तो आपने कुछ पढ़ा होगा, तरह तरह के परिभाषा को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आइए आज हम सब जानते हैं। इन अ सिंपल वर्ड, इन अ सिंपल सेंटेंस, अगर हम साधारण से एक वाक्य में कहें कि व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, शब्द क्या है, ठीक है। तो वर्ड को बोला जाता है कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, याद रहेगा, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है, अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। व्याकरण के भाषा में सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को, यानी कि जिसका कि कोई अर्थ निकले, तो अक्षरों का वह समूह जिसका कि कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहा जाता है। अक्षरों का वह समूह जिसका कि कोई अर्थ निकले ना, ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। अब वर्ड से आप आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। तो जिस प्रकार से अभी आपने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, तो उसी प्रकार से याद रखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना इज कॉल्ड वर्ड, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस है। तो आप ना ध्यान से समझ लेंगे, एकदम सरल परिभाषा है। ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। A group of letters which makes a sense is called word, and the group of words which make sense is called sentence. Group of words which make sense is called sentence. आगे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, एक वाक्य का उदाहरण लिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि चाहे वो शब्द हो चाहे वो वाक्य हो, उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो हम उसे शब्द को शब्द नहीं कह सकते हैं और वाक्य को वाक्य नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, अब ये जो वर्ड ही है ना, तो वर्ड के ही एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ जैसे कैट, रैट है ना, जो कुछ वर्ड देख रहे हैं, उसी तरह से मान लीजिए काऊ हो गया, ठीक है, काऊ। तो इन सभी लेटर्स को आप देखिए, इन सब अक्षरों को आप देखिए, सॉरी वर्ड्स को देखिए, कैट, रैट, काऊ। तो कैट का मतलब हम सब जानते हैं बिल्ली होता है, रैट मतलब चूहा होता है, काऊ मतलब गाय होता है, ये सब हम सब जानते हैं, ठीक है। यानी इसका अपना अर्थ निकल रहा है। अब मान लीजिए कि इसी को हम फेर बदल कर देते हैं TAC। अब ये TAC क्या होता है, ठीक है, जानते हैं, हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, हम कैट को कहेंगे किसका, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है, इसे हम जरूर वर्ड कहेंगे कैट को, लेकिन TAC लिख दिया ना, हम इसे नहीं कह सकते, ठीक है। उसी तरफ से जो है
अब ये ओ डब्ल्यू है या फिर ओ है डब्ल्यू है सी कर देते हैं, या सी ओ डब्ल्यू को जो है उसी प्रकार से हम क्या करते हैं भाई डब्ल्यू ओ सी कर देते हैं, डब्ल्यू ओ सी। क्या इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला, तो हम इसे जो है शब्द नहीं कहेंगे। तो सेंटेंस के साथ भी वैसे ही होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि अक्षरों का वह समूह जिसका कि कोई अर्थ निकले उसी को हम लोग, शब्दों का वह समूह जिसका कि कोई अर्थ निकले उसी को हम लोग वाक्य कहेंगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, सेंस निकल रहा है भाई, एक सेंस निकल रहा है, तो हम जो है इसे वाक्य कहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी है पढ़ रहा मैं, ठीक है, मैं हूं, तो क्या मतलब है इसका? कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ से कुछ बेसिक चीजें समझनी है आपको, जैसे मैंने कहा था कि कुछ स्टडी मटेरियल के रूप में कुछ हमारे पास कलेक्शन होना चाहिए। तो एक कलेक्शन ये है कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पर एक कमांड होना चाहिए, ये जो वर्ब्स हैं वो हमारे जुबान पे होने चाहिए, वो हमें एकदम याद होने चाहिए, एकदम रट रटा के हमें रखना चाहिए। अब यहाँ से देख लेते हैं, कुछ चीजें आएंगी कि एक सेंटेंस के कुछ खास पैटर्न होते हैं, उसके कुछ खास पार्ट्स होते हैं, तो हम लोगों को उन्हें जानना होता है कि इनके कौन कौन से खास पार्ट्स होते हैं। तो कोई भी एक सेंटेंस बनता है तो उसमें तीन चीजों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट कहलाता है, नंबर फर्स्ट को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? कर्ता, है ना, याद रखेंगे, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। नंबर जो सेकेंड है वो होता है वर्ब, सेकेंड नंबर को हम लोग बोलते हैं वर्ब। अब वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, क्या बोलते हैं? क्रिया। एंड द थर्ड वन यानी कि जो नंबर 3 है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ठीक है, ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, उसी तरह से वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म। यानी किसी भी एक सेंटेंस के लिए, एक सेंटेंस को पूर्ण होने के लिए इन तीन चीजों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है। अब आप देखिए, कई बार अब आपके पास एक प्रश्न बन जाएगा कि आप कर्ता किसे कहेंगे, ठीक है, आप कर्ता किसे कहेंगे या कर्ता किसे कहते हैं? तो द पर्सन हु वर्क्स, द पर्सन हु वर्क्स, वह व्यक्ति जो काम करता है उसी को हम लोग कर्ता कहते हैं। वह व्यक्ति जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, याद रहेगा। द पर्सन हु वर्क्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अगला आ जाएगा वर्ब, अगला आ जाएगा वर्ब। जैसे देखो यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये भी हो सकता है, या हो सकता है मैं, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं वर्ड्स, सब के सब कहलाएंगे सब्जेक्ट। अगला है वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है। तो वर्ब क्या है भाई? तो बोला जाता है कि वर्ब इज एक्शन वर्ड, वर्ब इज एक्शन वर्ड, ठीक है। वर्ब वह शब्द होता है जिससे कार्य के होने का बोध होता है, ठीक है। कार्य कई प्रकार के होते हैं, आना, जाना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, उछलना, कूदना, हंसना, रोना, धोना, मुस्कुराना, ये जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं ना, जिसकी खास बात होती है इनके अंत में लगता है ना। क्या लगता है? ना। आना, जाना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, उछलना, कूदना, रोना, धोना, हंसना, मुस्कुराना, है ना, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो वो शब्द जिससे कार्य का बोध होता है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। लॉन्ग डेफिनेशन भी होता है, डेफिनेशन भी होता है इसका। आप जैसे बोल सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन, पोजीशन, रिलेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। यानी कि क्रिया वह शब्द होता है जिससे कार्य का भी बोध होता है, जिससे अधिकार का भी बोध होता है, जिससे संबंध का भी बोध होता है, और जिससे जो है व्यक्ति और वस्तु की अवस्था का भी बोध होता है। अगला चीज है आपका कर्म, ठीक है। अगला चीज आपका आ जाएगा क्या चीज? कर्म, ठीक है। अब आप देखेंगे कर्म किसे कहेंगे भाई? तो कहा जाता है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसी को कर्म कहा जाता है। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर मोहन है आम खा रहा है, ठीक है, मोहन है आम खा रहा है, तो यहाँ पे आम जो होगा वो कर्म हो जाएगा। अब कह रहा है कि मैं बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं, ठीक है, मैं बच्चों से प्रेम करता हूँ। तो जब मैं बच्चों से प्रेम करता हूँ तो इसमें बच्चे जो होंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो इनको पहचानने का एक तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी सेंटेंस में ये पहचाने कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, तो बड़ी आसान सा चीज है, जो आपका क्रिया है ना, जिसे हमने बताया कि उसकी पहचान होती है ना,
ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसमें हु लगाकर प्रश्न कर देना है। हु क्या लगाना है? हु WHO, हु मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। यानी कि सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, उसमें क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करिए। जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, इसी सेंटेंस को ले लीजिए। कह रहा है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाना। क्रिया क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना, तो अब आपको क्या करना है कि क्रिया के साथ क्या लगा दो आप? कौन। कौन लगा दोगे तो उनको उत्तर मिल जाएगा। कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है? ठीक है, क्रिया क्या है? पढ़ाना। ठीक है, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है? तो मैं। कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो इसका मैं यानी आई जो है क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब मैं कह रहा हूं हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें क्रिया क्या है? खेलना। कौन फुटबॉल खेल रहा है? हम लोग। कौन खेल रहा है? हम लोग। तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट। मोहन बांसुरी बजा रहा है, मोहन बांसुरी बजा रहा है। कौन बांसुरी बजा रहा है? मोहन। कौन बजा रहा है? मोहन। मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना हो तो दो शब्दों से प्रश्न किया जाता है। पहला जो प्रश्न होता है व्हाट, और दूसरा जो होता है हुम। ठीक है, व्हाट और हुम। यानी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति दिया है तो वहां पे आप लोग हुम लगा लीजिएगा। जैसे अगर यहाँ दिया है चिल्ड्रेन, यू, मी, ही, हिम, हर, तो आप वहां पे क्या लगा लीजिएगा? हुम। और अगर व्यक्ति के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त सब कुछ अलग दिया हुआ है तो आप वहां पे लगा लेंगे व्हाट। दोनों से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो समझिएगा कि वही ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिला तो समझिएगा कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई सेंटेंस ऐसे आते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से बन जाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो उसमें ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर काम करेंगे तो या तो व्हाट या फिर हुम, दोनों में से किसी एक वर्ड से प्रश्न करने पर आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, आप श्योर हो जाइए कि ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देखिए, अब समझिए, कह रहा है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इंग्लिश। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा हुआ है, व्यक्ति बल्कि क्या एक विषय के बारे में लिखा हुआ, भाषा के बारे में लिखा है। तो कह रहा है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अगर पर्सन होगा तो हुम लगा लेना, और पर्सन नहीं होगा मतलब व्यक्ति नहीं होगा तो आप उसके साथ क्या लगा लेना? व्हाट लगा लेना। तो यार इंग्लिश लिखा हुआ है, आप व्हाट से प्रश्न कर लिए। पढ़ाना क्रिया है ना, पढ़ाना क्रिया है। क्या पढ़ा रहा हूं भाई? अंग्रेजी। क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग सेव खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? सेव खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? सेव खा रहे हैं। सेव हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं बच्चों से प्रेम करता हूं। किससे प्रेम करता हूं? बच्चों से। देखिए बच्चा आ गया, पर्सन आ गया, अपना हुम लगा के प्रश्न कर लो। ठीक है, मैं बच्चों से प्रेम करता हूं, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। मैं अपने माता पिता का सेवा करता हूं। किसका? हुम मतलब होता है किसका, व्हाट मतलब होता है क्या। तो क्या या किसका, है ना, किसका या किसे, इसे लगा के प्रश्न करिए, जो उत्तर प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका सेवा करता हूं? किसका? माता पिता का। माता पिता क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर वह बाजार जाता है, एक सेंटेंस है, वह बाजार जाता है। क्या जाता है? व्हाट से प्रश्न करें, क्या जाता है? प्रश्न सही है? नहीं है, गलती है। प्रश्न ऐसा नहीं होता, कहां जाता है प्रश्न होता है, लेकिन कहां से नहीं, या तो व्हाट या हुम। किसे जाता हूं? सही है? नहीं है। यानी कि मैं बाजार जाता हूं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। जहां उत्तर मिल जाएगा वहां पे ऑब्जेक्ट है, जहां नहीं मिलेगा वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए, जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है, यहां पर दो वर्ड्स आते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, दो वर्ड्स। एक आएगा थिंग। थिंग, थिंग का मतलब होता है वस्तु, और एक आएगा पर्सन। कौन आएगा? पर्सन। एक होगा थिंग और एक होगा पर्सन, यानी एक वस्तु और दूसरा हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो थिंग है तो कोई बात नहीं है, पर्सन होगा तो बात है, क्योंकि पर्सन पुरुष है ना। एक होता है बोलने वाला, एक होता है कहने वाला, जो एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है जिसके बारे में बातचीत की जाती है। ठीक है, तो पर्सन है, पर्सन के बारे में कहा जाता है कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पर्सन तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। फर्स्ट, पहला हो जाएगा फर्स्ट, आई एंड वी। दूसरा हो जाएगा सेकंड, दूसरा हो जाएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ यू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ यू को कहते हैं। और फिर आ जाएगा तीसरा, तीसरा हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन कौन होता है भैया? ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे हो जाएगा, और दुनिया भर के जो नेम्स हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें भी डीप पढ़ने पर बहुत अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो वो डीप जब हम लोग एक समय आएगा जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहां चीजों को गहराई में जा जाके डेप्थ में जा जाके चीजों को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखें कि ही, सी, इट, दे और नेम्स जो है वो थर्ड की कैटेगरी में आएंगे, फर्स्ट की कैटेगरी में आई और वी आएंगे, सेकेंड की कैटेगरी में यू आएंगे, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इज पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, आई और वी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, वी और आई ये दो शब्द ऐसे हैं जिससे हमेशा बोलने का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है? बोलने का। आप सेंटेंस बोल के भी देख सकते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग सासाराम से आते हैं, मैं भगुआ जाता हूँ, ठीक है। आप ना जितना भी सेंटेंस मैं या हम लोग लगा के बनेंगे ना तो ऐसा लगेगा ना कि बोलने का बोध हो रहा है। अगला है यू। यू जो है इसका होता है तुम लोग, आप लोग, मतलब जो है हिंदी में 4 शब्द आएंगे, तुम लोग, आप लोग, लेकिन उसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या प्रयोग होगा? यू, सिर्फ और सिर्फ यू। यू इससे क्या होता है भाई? सुनने का बोध होता है। सुनने का बोध इन द सेंस करने का अर्थ है कि अब आप समझिए इसको, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ऐसा हो रहा है ना कि हर बार हम बोल रहे हैं और सुनने का बोध हो रहा है, ठीक है, आपको सुनने का बोध हो रहा है। थर्ड हो गया आपका थर्ड पर्सन, मतलब जिसके बारे में कहा जाए, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि यह मार्कर बहुत सुंदर है, यह मार्कर बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर थी, ठीक है, वह लड़की बहुत सुंदर थी। तो आप देखिए जब हम मार्कर की बात करें, उस लड़की की बात करें, तो बोल रहे हैं हम, सुन रहे हैं आप, लेकिन बातें हो रही हैं उस लड़की के बारे में या फिर इस मार्कर के बारे में, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्लियर है? अब देखिए आगे है, ध्यान देंगे जो हमारा सब्जेक्ट चाहे थीम हो या फिर पर्सन, ठीक है, यानी कि या कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति, तो आगे इसका आता है नंबर। क्या आता है? नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर का अर्थ क्या होता है? वचन। तो जो वचन है, ठीक है, जो वचन है वो 2 प्रकार का होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि एक होता है सिंगुलर नंबर, एक हो गया आपका सिंगुलर नंबर और दूसरा हो गया आपका प्लूरल नंबर। एक सिंगुलर नंबर और दूसरा हो गया आपका प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक वचन। देखिए नंबर मतलब वचन, वचन का अर्थ ही है कि वह शब्द जिससे व्यक्ति और वस्तु के संख्या का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वचन। अब जो आपका वचन है वो 2 प्रकार का, सिंगुलर हो गया और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो जिस संज्ञा से, संज्ञा को नाउन कहते हैं इंग्लिश में, नाउन का परिभाषा आप जानते होंगे, क्या बोला जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, बताया आपको। तो देखिए कह रहा है कि सिंगुलर, प्लूरल, है ना, तो जो सिंगुलर है, सिंगुलर का तात्पर्य है कि जिस संख्या से एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। और जिससे एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का इंग्लिश में आप अगर समझना चाहते हैं कि द नाउन दैट डिनोट्स one person or one thing is called singular number. The noun that denotes more than one person or thing is called plural number. ठीक है, तो एक व्यक्ति और एक वस्तु का जिससे बोध होगा उसको हम लोग सिंगुलर नंबर, जैसे काऊ, काऊ मतलब हो गया गाय, ठीक है, बॉय, बॉय मतलब हो गया लड़का, पेन, पेन मतलब क्या हो गया? कलम। तो एक गाय, एक लड़का और एक कलम का बोध हो रहा है, ठीक है। अब प्लूरल नंबर में आ जाते हैं तो इसी चीज को बोला जाता है काउच, ठीक है, इसे बोला जाता है बॉयज और इसे बोला जाता है पेन्स, ठीक है। तो अब इनसे जो है काउस मतलब गाय, ढेर सारी गाय, ठीक है, बॉयज मतलब लड़के, ढेर सारे लड़के, और पेन्स, पेन्स मतलब कलम, ढेर सारे कलम। तो आप देखिए इनसे क्या होता है? बहुत लोगों का बोध हो रहा है, ठीक है, तो ये प्लूरल नंबर, इनसे एक का बोध हो रहा है, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला, क्या बताया आपको कि जब आप ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है ये जो आपके बोर्ड पे अभी दिख रहा है, ठीक है, ये उसका एकदम नेसेसरी आइटम में से है कि अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आपका इन वर्ब पर होल्ड होना चाहिए, ये आपके जुबान पे, आपके टंग पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ये समझ में आना चाहिए कि पर्सन कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं, किसको किस कैटेगरी में रखा गया है, और फिर पर्सन्स के नंबर भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इज, एम, आर 3 है, लेकिन आप देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश है, इसमें एक ही वर्ब प्रयोग हुआ है, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश है, तो एम ही लगा, एम ही क्यों लगा भाई? आर क्यों नहीं लगा हुआ है? वहां पर इज क्यों नहीं लगा हुआ है? तो आर और इज क्यों नहीं लगा हुआ है? इस सब को जानने के लिए आपका इन सब चीजों पे कमांड होना जरूरी है कि पर्सन क्या है भाई, उनका नंबर क्या है।
क्योंकि ये जो आपका एक्सक्लूसिव वर्ब है उसमें से प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब वो हमेशा पर्सन और उनके नंबर के अनुसार प्रयोग होता है, इसी वजह से आई के साथ एम लगा हुआ है। जब आप उसे भी डीप में पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा फिर आप इज कहाँ प्रयोग करेंगे और आर कहाँ प्रयोग करेंगे। मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब मैंने बताया कि इसका प्रयोग तो सबके साथ होता है, इसका प्रयोग सबके साथ होता है, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिसको आपको अपने दिमाग और अपने जुबान टंग है ना दोनों पर रखने हैं। आज वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आप लोगों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल कैप वर्ल्ड 71 को जरूर जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स भी करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।